बच्चों, हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स के वीडियो बना रहे थे लेक्चर। तो देखिए, हमारा एक लेक्चर आ चुका था मोशन का। तो चैप्टर 1 था, मोशन का लेक्चर आ चुका था। उसमें हमने रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस किया था। आज लेक्चर 2 है, उसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट्स बनाएंगे, वीडियो का एक एक शब्द आपकी नोटबुक में आना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें, जिससे कि हमें समझ में आता रहे, हमें पता लगता रहे कि हम जो कर रहे हैं वो कितना फ्रूटफुल है बच्चों के लिए। राइट? तो बस ये आप काम कर दीजिए। अब हम बात करेंगे आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्टेंस। देखो, मैं कुछ चीजें बोलूंगा, उसके बाद हम डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, है ना। तो इसको मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ पाथ। देखिए, इसको मैं क्या कहूंगा, लेंथ ऑफ पाथ कहूंगा। और कोई डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं करेंगे, ये डायरेक्शन की बात बिल्कुल नहीं करते हैं डिस्टेंस के अंदर। डिस्टेंस एक बिल्कुल सिंपल वर्ड है। तो देखिए, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल्ड is the length of the actual path traced out by the moving body. यस। तो देखिए, अब ये बॉडी, कोई भी बॉडी है, कोई पार्टिकल है, कोई भी गाड़ी है, कार है, साइकिल है, कैसे कैसे चल सकती है। तो देखो, हो सकता है कोई इस तरह का रोड बना हुआ हो। अब आप इस पर एक धागा रख दीजिए और उस धागे की लंबाई नाप लें। यहाँ पर धागा रखने में धागे की लंबाई नाप लें, तो जो धागे की लंबाई आएगी वो डिस्टेंस आएगी। फिर से देखो, अगर मान लो कोई बॉडी ऐसे चल रही है, अब कितनी डिस्टेंस हुई, आप धागा रखिए इस पूरे पाथ के ऊपर, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, और पूरा धागे की लंबाई मेजर कर लीजिए, दैट इज डिस्टेंस। अगर मान लो कोई पार्टिकल स्क्वायर पर ऐसे चल रहा है, स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड मान लो 10 मीटर है, तो अगर पार्टिकल यहां से चल के यहां तक आ गया तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 मीटर हो गई। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, 40 मीटर डिस्टेंस हो गई। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है जिसकी ये लेंथ 10 मीटर है, ये लेंथ 11 मीटर है, और ये लेंथ मान लो कुछ भी है, आई डोंट नो, तो मान लो ये 8 मीटर है। तो 10 मीटर 11 मीटर 8 मीटर ऐसा है, तो बताओ क्या होगा, है ना। 10 एंड 11 21 एंड 8 29 मीटर का आपका डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस मेजर करना बड़ा सिंपल है। आपको एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ पता करना है, बॉडी कैसे कैसे गई है, किस किस टाइम से गई है, वैसे वैसे पता करना है। करेक्ट? चलिए, तो डिस्टेंस का मामला तो बड़ा सिंपल हो गया। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। ये थोड़ा सा डेंजर है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्लेसमेंट बिगड़ रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं डिफाइन पता है क्या करूंगा, 2-3 लाइनें बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि सारे बच्चे जानते हैं, वो बोल रहा हूं मैं, सब बच्चे जानते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। shortest distance between initial position to final position. करेक्ट? दूसरा, इसको मैं बोलूंगा कि लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन।
position represents displacement. Line joining initial to final position represents displacement. जैसे मान लो कोई बॉडी यहां चली, यहां से यहां आई, तो डिस्प्लेसमेंट आपका यही हो गया बस। अगर कोई बॉडी यहां से ऐसे चली, फिर ऐसे आई और फिर ऐसे आ गई, मान लो, तो आपकी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल को करेक्ट कर दीजिए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर मान लो कोई बॉडी ऐसे चल रही है, अब डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? देखो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, आप डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। अगर कोई बॉडी मान लो, एक मिनट थोड़ा ध्यान दो, कोई बॉडी मान लीजिए ऐसे स्क्वायर पर चली और यहां आ गई, तो यहां से चली और वापस यहीं पर आ गई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, नो डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी सर्कल पर चली और वापस जहां से चली वहीं पर वापस आ गई, तो नो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जीरो नहीं हुई लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, राइट। तो ये जो है ना, आपने अगर ये छोटा सा बारीक सा अंतर देख लिया है, तो देखिए मैं कुछ बातें कहूंगा, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वही रहेगी, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वही रहेगी जो डिस्टेंस की थी। हाँ जी, यूनिट सेम रहेगी, है ना, मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर और मिलीमीटर, कुछ भी लिख दो, डिस्टेंस लेंथ की यूनिट होगी, है ना, लेंथ की यूनिट डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है बेटा, हैज सर्टेन डायरेक्शन। ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड, displacement is directed always from initial to final position। बस ये ध्यान रखना, कभी भी फाइनल से इनिशियल नहीं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एस वेक्टर को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो एस वेक्टर इज डायरेक्टेड इनिशियल टू फाइनल, हर हालत में इनिशियल टू फाइनल, कभी भी फाइनल टू इनिशियल का डायरेक्शन, कभी भी इनिशियल से फाइनल। चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पेज पर, है ना। तो एक मिनट जरा, चलो कोई बात नहीं, इसको हमने क्लियर कर दिया। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कंपैरिजन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पर एक टेबल बनाने जा रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी टेबल बनेगी। इसमें एक साइड में मैं सारी बातें डिस्टेंस की लिखूंगा, सारी बातें डिस्प्लेसमेंट की लिखूंगा, डिस्टेंस, एंड यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बातें लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैं लिखूंगा डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है नो डायरेक्शन, राइट। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि डायरेक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन है, करेक्ट। नंबर 2, ऑलवेज पॉजिटिव, यहां पर सॉरी ये 1 है,
ये 1 है बेटा, ये 1 है, और नंबर 2 यहां पर मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। मैंने यहां लिखा ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि नेवर 0। ध्यान दो, नेवर 0 और नेगेटिव, नेवर 0 और नेगेटिव। अगर बॉडी चल दी तो कभी डिस्टेंस 0 नहीं होगी। मूविंग बॉडी की डिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकती। क्यों? कुछ तो चली है, तभी तो मूविंग बॉडी है भाई। एक बॉडी मूविंग बॉडी क्यों है? क्योंकि चली। तो मूविंग बॉडी का डिस्टेंस तो 0 हो ही नहीं सकता। मूविंग बॉडी का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है ना। जैसे मान लो इधर चले तो हमने कहा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इधर चले तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ना। यहां चले और यहां वापस आ गए, हमने कहा डिस्प्लेसमेंट 0 है। पकड़ गए? पॉजिटिव नेगेटिव गए और वापस आ गए तो 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। तीसरा नंबर नोट करते चले जाइए। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ये क्या है? लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन joining initial to final, length of the line joining initial to final। ये आपका जो है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो आप, चौथी बात मैं कहूंगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी, डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस than displacement, distance cannot be less than displacement, okay, cannot be less than displacement। इसका मतलब क्या ज्यादा हो सकता है? हाँ। क्या इक्वल हो सकता है? हाँ। तो देखो, अगर मान लो सेम डायरेक्शन में लगातार जा रही है बॉडी, सेम डायरेक्शन में लगातार जा रही है, नो डायरेक्शन चेंज, नो डायरेक्शन चेंज, तो फॉर अ सिंगल डायरेक्शन मोशन, for a unidirectional motion, unidirectional, one dimensional motion, for a unidirectional motion, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा जी सिंगल डायरेक्शनल मोशन के लिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अच्छा, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वाली बात है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और डिस्टेंस, एक काम करो इसको ऐसे मत लिखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये कब इक्वल होगा। तो देखिए, ये बात तो कोई डाउट ही नहीं है ना, कि एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, एस वेक्टर जो होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज और लेंथ वाइज स्मॉल होगा डिस्टेंस से। ध्यान दो, मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं एस को डिस्टेंस बोलूंगा, एस को बोलूंगा डिस्टेंस, और एस वेक्टर लगा दूंगा तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और एस वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड लगा दूंगा तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा सा इन बातों को समझ लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो लेस देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है डिस्टेंस से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर हो सकता है, बराबर कब
होगा यूनिडायरेक्शनल मोशन के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा 5 है ना, दोनों की यूनिट तो लेंथ की यूनिट होगी, दोनों की यूनिट सेम, यूनिट दोनों की सेम है ना, दैट इज लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ ही होगी, करेक्ट। तो ये आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ खास डिफरेंस है ना। देखिए कुछ चीजें जो है वो मैं आपको, एक मेरे पास में ये सामने जो है इफेक्चुअल फिजिक्स की बुक आती है, इफेक्चुअल फिजिक्स, इफेक्चुअल फिजिक्स की बुक आती है ना, ये आप लोग खरीद लीजिए। ये इफेक्चुअल फिजिक्स की बुक जो है कौन से पब्लिशर की है, एक मिनट में बता देता हूँ। इफेक्चुअल फिजिक्स की ये देव ज्योति बुक्स प्राइवेट लिमिटेड है ये, तो देव ज्योति बुक्स है ये, डीजेबी क्या है ना, इफेक्चुअल फिजिक्स के नाम से मिलेगी आपको बाजार में, हाँ बहुत अच्छी बुक है, इस बुक को आप खरीद लीजिए। देखो ये इफेक्चुअल फिजिक्स की जो बुक है ये इस समय मेरे हाथ में है, और इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो है ना कंपैरिजन कर रखा है, और वो कंपैरिजन बिल्कुल जो जो हमने किया है वही कर रखा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो बुक में लिख रखा है ना, वो है इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, बिल्कुल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, करेक्ट। चलिए दूसरा है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। इफ इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, करेक्ट। डिस्टेंस जो है पाथ पर डिपेंड करता है, ये आप चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए 6 नंबर पर, है ना। देखो डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिपेंड्स अपॉन पाथ, पाथ पर डिपेंड करेगा, कैसा पाथ ट्रेवल किया है बॉडी ने उस पर डिस्टेंस डिपेंड करेगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन बस, है ना, हाँ उस पर ये डिपेंड करेगा, है ना। इट कैन बी, वो तो सब चीजें हमने बताई दी है, मतलब ये सब वही है जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं। चलिए अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स से बातें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, राइट। देखिए ये प्रॉब्लम भी जो है ना मैंने इफेक्चुअल फिजिक्स की बुक में से ही ली है, तो आप देखो ये पहली प्रॉब्लम है, इसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 1 है अ फार्मर, एक मिनट जरा कलर बदल दें, या एक काम करो कलर ये ग्रीन कर, ध्यान दो। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। ध्यान दीजिए, एक फार्मर है, उसने एक स्क्वायर फील्ड को जिसकी साइड 10 मीटर है 40 सेकंड में पार किया। तो देखिए कैसे किया उसने, ये आपका स्क्वायर है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, ये हुआ बेटा। अब वो कह रहे हैं कि जो 10 मीटर साइड का स्क्वायर है उसे पार करने में 40 सेकंड लगा, पूरा पेरीफेरी कंप्लीट जो है ना बाउंड्री को पार करना है। तो देखिए बाउंड्री को कवर करना है, तो यहां से फार्मर चलाइए फार्मर को, यहां से फार्मर यहां से चला 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, करेक्ट। इन व्हाट टाइम 40 सेकंड। तो देखिए 40 सेकंड टाइम टेकन फॉर 40 मीटर, 40 मीटर, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चला, 1 मीटर, है ना। तो 40 सेकंड टाइम टेकन इन 40 मीटर फॉर 40 मीटर, सो 1 सेकंड विल बी फॉर
1 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में 1 मीटर चलेगा, राइट। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। बड़ा ही अच्छा सवाल है। 2 मिनट और 20 सेकंड। तो देखो जरा हम 2 मिनट एंड 20 सेकंड की बात कर लेते हैं। 2 मिनट प्लस 20 सेकंड कितने सेकंड हो जाएंगे जी? देखो 2 मिनट में होते हैं 2 इंटू 60 प्लस 20, यानी 120 प्लस 20, यानी 140 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल होगी बेटा। 140 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल होगी। अब देखो आप 140 मीटर कैसे ट्रेवल करेगा आपका फार्मर, तो मैं उसको बताता हूं कि हाउ ये कैसे 140 मीटर ट्रेवल करेगा। देखो जी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 40 मीटर ट्रेवल हो चुका है। 40 मीटर ट्रेवल हो चुका। फिर से एक बार चलिए, फिर से एक बार चलिए, ट्वाइस 80 मीटर ट्रेवल हो चुका है। 80 मीटर ट्रेवल हो चुका है। फिर से चलिए तीसरी बार 120 मीटर ट्रेवल हो चुका है। तो 3 तो कंप्लीट साइकिल हो गए। अब आपके 120 मीटर तो कंप्लीट हो गया, 20 मीटर और बचा। तो चलिए 20 मीटर यहां से लेकर यहां तक आ जाइए आप। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो देखिए डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस तो आपका 140 मीटर हुआ। डिस्टेंस तो आपका 140 मीटर हुआ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहां से लेकर के यहां तक का, ये 10 प्लस 10, तो यहां से यहां तक का ये जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 10 एंड 10 ये हो जाएगा 10√2 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 10√2 मीटर। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10√2 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। प्रॉब्लम कहां से ली गई? इफेक्चुअल फिजिक्स की बुक में से ही ली गई है और ये मैंने उसको आपको सॉल्व करके बताया, राइट। चलिए अब हम जरा आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। इसमें देखिए क्या था, क्या क्या सवाल और पूछ सकता है वो सुनिए आप। अब फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर 2 मीटर 20 सेकंड। अब देखो इसी सवाल को बदल बदल के पूछा जा सकता है। अब अगर मान लो इसी सवाल को केवल 30 सेकंड में पूछा जाता कि व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ओनली इन 30 सेकंड, 30 सेकंड केवल, तो देखिए 30 सेकंड में क्या होता, 30 सेकंड में केवल एक बार 1 2 और 3 बस यहीं तक का होगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल यहां हो जाता 10 मीटर। यानी पता नहीं क्या सवाल है, जैसा सवाल है वैसा करिए, कोई चीज याद नहीं रहनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 को पढ़िए आप सबसे पहले। एन एथलीट completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. अच्छा जी, what will be the magnitude of the displacement at the end of 2 minute 20 seconds? ये लगभग वैसा ही सवाल है, बस अब की बार इन्होंने सर्कल बना दिया। अब की बार इन्होंने सर्कल बना दिया। देखिए सबसे पहले तो ये एक सर्कल बना दूं मैं। इनका कहना है कि 40 सेकंड में एक राउंड पूरा हो जाता है, यानी कि अगर ये ऐसे चल के यहां वापस आएगा 40 सेकंड में हो जाएगा काम। हमें टोटल टाइम दे रखा है 2 मिनट 20 सेकंड। तो देखो जी 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड। अब हम ऐसा करते हैं, इस सर्कल को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं सर्कल को, है ना। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये डायमीटर है। अब मैं स्टार्ट यहां से कर रहा हूं, तो यहां से चलूंगा, एक चक्कर पूरा लगाऊंगा, 1 साइकिल कंप्लीट, 1 साइकिल कंप्लीट 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 कंप्लीट। 40 सेकंड पूरे हो चुके हैं, कहा ना उसने एक साइकिल में 40 सेकंड लगता है। फिर अगली साइकिल, फिर अगली साइकिल, अगली साइकिल, अगली साइकिल। 80 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं।
फिर अगली साइकिल 120 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आगे बढ़िए, 20 सेकंड तक ही चलना है अब आगे। बस ये लो साहब, यहां आके रुक गए। ये आपका इनिशियल और ये था फाइनल। अब देखो, मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताता हूं। इन्होंने सवाल में केवल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इन्होंने केवल डिस्प्लेसमेंट पूछा है सवाल में, लेकिन मैं आपको डिस्टेंस भी बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा क्लियर हो गया। इनिशियल टू फाइनल कितना हो गया, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 2r हो गया। चलिए अब हम जरा डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस में पता है आपको एक्चुअल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो देखो, एक्चुअल लेंथ मैं निकाल रहा हूं, 2 मिनट 20 सेकंड में इतना हुआ, तो 3 चक्कर तो कंप्लीट लगे और आधा चक्कर और लगा, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस हुई ना, डिस्टेंस जो हुई है वो डिस्टेंस हुई है 3.5 साइकिल। 3.5 साइकिल, इसको हम कह सकते हैं 3.5 साइकिल। करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट तो आपका 2r आ गया डायरेक्ट, 2r जो कि डायमीटर है। लेकिन ये डिस्टेंस जो आएगी ना, ये आएगी, एक साइकिल का लेंथ होता है 2πr, सरकमफ्रेंस होता है एक साइकिल का लेंथ। इसको आप 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइकिल 2πr होता है, तो 3.5 हो गया, ये आ गया 7πr। ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, राइट। ये आपकी डिस्टेंस है और वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में हम अगला वो लेते हैं पॉइंट। तो आप नेक्स्ट ये प्रॉब्लम देखो क्या है। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r and completes half revolution. Calculate distance and displacement covered by the particle. ठीक है, चलिए अब देखो, ये बड़ा ही सिंपल सी बात करी है। पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, डिस्टेंस जो है ना वो ये वाली लेंथ आएगी, डिस्टेंस ये वाली लेंथ आएगी, ए से स्टार्ट करके आप यहां तक आ जाइए, इट विल बी डिस्टेंस, इट विल बी डिस्टेंस। अब इसका मतलब समझो, डिस्टेंस तो आपकी सीधे से आ जाएगी आधा सर्कल, आधा सर्कल, आधा सर्कल यानी 2πr, पूरा सर्कल होता है 2 से डिवाइड कर दो तो πr आ जाएगा, ये आपका डिस्टेंस आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो a से b की डायरेक्ट डिस्टेंस आएगी। ये सवाल तो बहुत ही आसान हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका a से b तक की डायरेक्ट डिस्टेंस आएगी, इसे हम 2r कहेंगे, बिल्कुल यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट, तो 2r डायमीटर हो गया, करेक्ट। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो बड़ा आसान सवाल है ना। हाँ चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, a person travels a distance of 12 meter towards south, then he turns towards east, okay, and travels 5 meter in that direction. Calculate the total distance traveled and the displacement of the person. देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बातें कर लें। तो देखो, मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है ना, आपका परंपरा के बारे में बात कर रहा हूँ, कन्वेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ, सभी किताबों के अंदर ऐसा ही होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हम मानेंगे हमेशा ऐसा, पेपर पर, हमारे पेपर पर मानेंगे हम, राइट। मेरे पास बोर्ड है, आपके पास पेपर है, तो मैं ईस्ट को इधर लूंगा, नॉर्थ को इधर लूंगा, वेस्ट को इधर लूंगा, साउथ को इधर लूंगा। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है पर्सन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स साउथ, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर इन दैट, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। देखिए जी, सबसे पहले आप 12 मीटर साउथ में आदमी को चलाइए, किधर चलाइए, 12 मीटर साउथ, 12 मीटर साउथ चला दिया, तो ये 12 मीटर साउथ में आ गया, करेक्ट। फिर जो है ना 5 मीटर आप चला दीजिए ईस्ट में, तो ये 12 मीटर साउथ चल गया। इसके बाद 5 मीटर जो है ना आप ईस्ट में चला दीजिए, 5 मीटर ईस्ट में चला दीजिए, चला दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो देखो क्या होगा,
करेक्ट। तो 12 एंड 5 ये आ जाएगा 169 का रूट। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप यहाँ पे, ये 12 है ये 5 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और इसका आप रूट कर दीजिए, तो दिस विल बी 13 मीटर। 13 मीटर आपका जो है वो आएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस तो आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए, 12 एंड 5 डिस्टेंस तो यही होगा ना बेटा, ऐसे करके ऐसे होगा डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस को लिख दीजिए 12 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 17 मीटर। करेक्ट। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। चलिए अब हम अगली बात करें, इससे पहले मैं आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ बातें बता दूं, क्योंकि ये डायरेक्शन वाली जो प्रॉब्लम है ये मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर देखी है। आपको आज मैं पूरा पूरा क्लियर कर देता हूं डायरेक्शन को। थोड़ा सा आप डायरेक्शन समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम अगली प्रॉब्लम पर आएंगे। डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन इधर लेते हैं, वाई डायरेक्शन इधर लेते हैं, और जेड डायरेक्शन इधर लेते हैं, जेड डायरेक्शन इधर लेते हैं। करेक्ट। ये एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन दे रहे हैं हम। तो जेड डायरेक्शन का मतलब ये है, एक्स डायरेक्शन को हम आई कैप बोलते हैं, वाई डायरेक्शन को हम जे कैप बोलते हैं, और जेड डायरेक्शन को हम के कैप बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। राइट। चलिए अब हम जरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करेंगे। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन होती है, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन होती है। करेक्ट। तो चलिए जब ये ऐसा हो गया तो क्या होगा आगे, ध्यान दो। अगर मैं इसके बीचों बीच वाले डायरेक्शन दूंगा तो इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसके बीचों बीच वाले डायरेक्शन दूंगा तो इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसे कहते हैं साउथ वेस्ट, और इसे कहते हैं साउथ ईस्ट। ये बोलने की परंपरा है कि इतनी सारी डायरेक्शन होती है। और अगर मैं इस डायरेक्शन में इधर आ जाऊं तो इसे कहते हैं अपवर्ड, और अगर उधर चला जाऊं तो इसे कहते हैं डाउनवर्ड। राइट। अपवर्ड डायरेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट लगा के, कभी भी आपको ऐसा डॉट लिख जाए तो इसका मतलब है अपवर्ड्स, कभी भी आपको ऐसा क्रॉस लग जाए तो इसका मतलब है डाउनवर्ड्स। राइट। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट ये एक प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिए, बहुत लंबी चौड़ी प्रॉब्लम है ना। A long distance race, in a long distance race, in a long distance race, the athletes were expected to take 4 rounds of the track, such that the line of finish was same as that of the line of start. अच्छा ठीक है जी। Suppose the length of the track was 20 meter. What is the total distance to be covered by the athletes? सुनिए, 4 आपको लेने हैं ना राउंड, तो टोटल डिस्टेंस तो आपका क्लियर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस आएगा बेटा, क्या आएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 4 राउंड है तो 4, एक राउंड 200 मीटर का है, तो नेचुरल है 800 मीटर। 800 मीटर को हम लिख सकते हैं 0.8 किलोमीटर, ये लिख सकते हैं, केवल मैंने ऐसे ही बता दिया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट्स व्हेन दे टच द फिनिश लाइन? डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा जब फिनिश लाइन पर आ जाएंगे, क्योंकि वो वापस आ रहे हैं। आप इसको पढ़िए सवाल को। इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस द एथलीट्स वर एक्सपेक्टेड टू टेक 4 राउंड्स ऑफ द ट्रैक सच दैट द line of finish was same as that of line of start. Suppose that length of the track was 200 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 800 मीटर आ गई, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। चलिए, इज द मोशन ऑफ द एथलीट्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बेटा यूनिफॉर्म उसको कहते हैं जिसकी वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, जिसकी डायरेक्शन कभी नहीं बदलती। तो सुनिए, मैं आपको इस बारे में बताता हूं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म, दोनों का मतलब समझ लीजिए।
ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म का मतलब होता है डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, नेवर चेंजिंग, नेवर चेंजिंग, है ना। हाँ, वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी सेम। अगर आपकी वेलोसिटी बदल रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन बदल रही है तो भी नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस, वेलोसिटी not same, not same, not same, even if स्पीड सेम। ये आपको हम समझाएंगे एक्चुअल में स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड कुछ नहीं, स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म होती है। आप देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, एक मिनट जरा, हाँ, यहां से मैं क्वेश्चन पर आता हूं सीधा। पहले सवाल का जो आंसर है हमारा, वो हमारा आ चुका है 800 मीटर। दूसरा जो सवाल है उसका आंसर हमारा आ चुका है 0। तीसरा जो सवाल का आंसर आता है, इज द मोशन ऑफ द एथलीट्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो इसका आंसर है नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन क्यों नहीं है? क्योंकि एथलीट का मोशन ऐसा हो रहा है, देखो मैं एथलीट का मोशन बताता हूं आपको, एथलीट का मोशन बताता हूं। ये एक राउंड ट्रैक है, उस पर घूम रहा है एथलीट, तो भैया डायरेक्शन तो बार बार बदल रही है ना। डायरेक्शन जब बदल रही है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन नहीं बदलती है, करेक्ट। चलिए चौथा, इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एथलीट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ रेस इज इक्वल, नो नो, यहां तो बड़ा सारा नो लगाओ साहब, ये तो है ही नहीं। डिस्टेंस तो आपकी बहुत ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट आपका बहुत ही कम है, तो ये नहीं है, ये गलत बात है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रॉब्लम नंबर 6, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है जी, एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टू रीच हिज स्कूल। ऑन फाइंडिंग इट्स क्लोज he returns to the house. What is the distance traveled by the boy? फाइनल डिस्प्लेसमेंट। नेचुरल है कि भाई स्कूल से, घर से स्कूल गया और वापस आया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस तो 5 + 5 10 किलोमीटर हो ही गई, इसमें कोई ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। ये बड़ा ही इजी सवाल होते हैं आपके, बहुत आसान आसान सवाल होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं होते। डिफिकल्ट सवाल अब आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो चलिए नोट करिए डाउट्स, क्वेश्चंस नोट करिए होमवर्क के लिए, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन नोट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, वो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आप होमवर्क के क्वेश्चन नोट करेंगे। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है, यहां पे मैं ए बी सी और यहां पे मैं ओ एक सेंटर पॉइंट ले लेता हूं, ओ सेंटर पॉइंट है, करेक्ट। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं एओ बराबर होता है बीओ बराबर होता है सीओ और ये बराबर होता है A/√3, ये मैं बताना चाहता हूं। एओ सीओ और बीओ A/√3 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, आप लोग जरा विचार करिए, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे होता है, आपको सोचना है जरा कैसे होता है। चलिए इसके अलावा मैं अगर यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल दोबारा बनाऊं और मैं कुछ इस तरह का कर दूं कि यहां से इसको डायरेक्ट मिला दूं, यहां से इसको डायरेक्ट मिला दूं और यहां से इसको डायरेक्ट मिला दूं, और फिर मैं बोलूं ए बी एंड सी, इसको मैं बोलूं डी ई एंड एफ, ऐसा बोल दूं अगर मैं, है ना। फिर देखो मैं बात करना चाहता हूं ए बराबर बी डी बराबर सी एफ, ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस की वैल्यू होती है √3a/2। ए आपकी साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ए इज व्हाट
साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ध्यान दो आप, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये आपको मैंने जो लेंथ बताई है ना, हाँ, जैसे मैंने यहां कहा ना कि a/√3 कैसे आया आपको बताना है, वैसे आपको ये भी बताना है कि ये कैसे आया। ये अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे आया, फिलहाल आपको घर से पता करना है कि ये लेंथ कैसे आई। करेक्ट। चलिए, अब मैं इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप देखना। मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर साइड ए है, ए है, ए है। यहां पर ए है, बी है और ये सी है। यहां पर डी है, यहां पर ई है, सेंटर सेंटर, यहां पर एफ है। करेक्ट। ये है। मैं आपको कुछ बात से चलो और बता देता हूं। ये ई एफ है, ये ई एफ है। करेक्ट। मैं ई एफ इक्वल टू डी ई इक्वल टू डी एफ इक्वल टू a/2 बता दे रहा हूं। सवाल ये उठता है ये कैसे आया, आपको फिर बताना है, फिर बताना है। ये आपको बताना है कि कैसे आया। अगले मैं मतलब आपको अपने आप करना है, अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आया। करेक्ट। अब आगे देखिए आप इसमें क्या करना चाह रहा हूं। मैं थोड़ा सा मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा हूं, है ना। तो क्वेश्चन है, इफ, क्वेश्चन लिखिए, इफ एन इंसेक्ट, if an insect travels, if an insect travels as below, as below, then find the ratio of distance to displacement, distance to displacement for each case, for each case। ध्यान दो, if an insect travels or travels below, as below, then find the ratio of distance to displacement for each case। देखिए जी, एक इंसेक्ट का कीड़ा है, वो ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रेवल कर रहा है तो कैसे करता है? इंसेक्ट चल रहा है, मतलब क्राउलिंग है ना। तो इंसेक्ट इज क्राउलिंग, इंसेक्ट इज क्राउलिंग। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, 4 चीजें दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करिए आप ए से, बी से, ए से आइए बी, ए से बी पर आ जाइए, ए से बी, फिर बी से ई पर आइए, है ना, और ई से आप आ जाइए एफ पर। आपको अब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। करेक्ट। चलिए, दूसरा देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो इंसेक्ट आपका सी पॉइंट पर है, सी से एफ पर आता है, फिर ए पर आता है, उसके बाद बी पर आ जाता है, बी पर आ जाता है। आपको डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो निकालना है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो निकालना है। तीसरा वाला है कि आपका इंसेक्ट सी से स्टार्ट होता है, एफ तक आता है, फिर डी तक आता है, फिर बी तक जाता है, और फिर बी से ई तक आता है, और ई के बाद में फिर वापस एफ तक आता है, फिर वापस सी तक आता है। तो आपको डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फोर्थ वाला जो है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा अलग तरीके से, कि अगर मान लो हम एक लाइन, मैं अलग कलर से बना देता हूं थोड़ा इसको, डिफरेंट कलर से, कि एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो चौथे वाली बात मैं कह रहा हूं, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। क्या है क्वेश्चन? वो ये है कि अगर एक इंसेक्ट आपका ए से स्टार्ट होकर के बी पर आता है, फिर बी से ई पर आता है, ई से आपका ओ पर आ जाता है,
इस पॉइंट को ओ बोलो, इस पॉइंट को ओ बोलो। अब आपको जो है ना डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट। इसके अलावा मैं आपको 5 और 6 जो है ना दो और दे देता हूँ। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो निकालना है ना। तो आपको निकालना है ए से ई पर आ जाइए, ए से ई पर आ जाइए, फिर ई से सी पर आ जाइए, है ना, फिर सी से एफ तक आ जाइए। आपको डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो निकालना है। ये एक्चुअल में एक इंसेक्ट मैंने डाल दिया है ट्रायंगल पर, अब वो ट्रायंगल पर इंसेक्ट चल रहा है, राइट। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो चाहिए आपको, हर केस में डिस्टेंस निकालना है, हर केस में डिस्टेंस निकालना है ना, और हर केस में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल दिया। यहाँ का अब आप गेम समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ए बी ई एफ का मतलब है इंसेक्ट यहाँ से चला, ए से बी तक आया, फिर ई तक आया, फिर एफ तक गया। आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सी एफ ए बी, सी से चला, एफ तक आया, ए तक आया, फिर बी तक आया। आपको डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट। सी एफ डी बी एफ ई, ई एफ सी, तो बस आप चला दीजिए, सी से चलाओ। सी कहाँ है, सी एफ, और फिर क्या है डी, एफ के बाद में डी है, फिर क्या है डी के बाद बी है, फिर ई है, फिर एफ है, और फिर सी है। हाँ, तो आपको डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि सी से चल करके वापस सी पर पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप ए बी ई ओ निकाल लीजिए, ए बी ई ओ, ए बी ई ओ, यहाँ पे आप ये निकाल लीजिए, ए सी, ए ई सी एफ, ए ई सी एफ, ऐसे निकाल लीजिए। और 6 नंबर पे आप नोट करिए, डी ओ ई, डी ओ ई, डी ओ ई और बी है, डी ओ ई और बी, और फिर बी से वापस ऊपर आ जाइए, ऐसे करिए। तो देखो क्या हुआ, डी ओ ई बी, और फिर ओवर पहुंच गए। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो चाहिए, हर हालत में आपको डिस्टेंस निकालनी है और हर हालत में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, करेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन आप करिए, इन सब के डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे जो कि जल्दी ही आएगा।